हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज बायोलॉजी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जैविक कलाएं तथा परासरणीय विलय, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर देते हैं जैविक कलाओं की। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एक सजीव कोशिका में लिविंग सेल के अंदर 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। हम उनका पता कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, लेकिन वो कौन सी 3 टाइप की मेम्ब्रेन है जो किसी भी लिविंग सेल या सजीव कोशिका में पाई जाती है। उनमें से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सबसे पहली मेम्ब्रेन है परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरे टाइप की जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और तीसरे टाइप की जो मेम्ब्रेन है वो है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन को पारगम्य कला कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अर्ध पारगम्य कला कहा जाता है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन को वर्णात्मक पारगम्य कला, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को चयनात्मक पारगम्य कला और इम्परमिएबल मेम्ब्रेन को अपारगम्य कला कहा जाता है। अगर हम इन तीनों की परिभाषित करें, तीनों को डिफाइन करें कि कौन सी पारगम्य कला है, कौन सी अर्ध पारगम्य कला या कौन सी अपारगम्य कला, तो देखिए ये मैंने एक लिविंग सेल को दिखाया है। प्लांट सेल है क्योंकि इसमें सेल वॉल और प्लाज्मा लेमा दोनों को दिखाया गया है, जबकि एनिमल सेल में प्लाज्मा लेमा के बाहर सेल वॉल नहीं होती है। अब हम इस एक लिविंग सेल में तीनों तरीके की मेम्ब्रेन्स को पता करेंगे। उनको पता करने से पहले हम आपको बता दें, कोई भी विलय जो होता है उस विलय में 2 चीजें उपस्थित होती हैं, एक विलय और दूसरा विलायक। यानी विलय को सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, तब विलय यानी सॉल्यूशन तैयार होता है। अब उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं पानी यानी जल सॉल्वेंट है, उसमें चीनी या नमक घोल दें तो विलय तैयार हो जाएगा। लेकिन चीनी का विलय जिसको हम शरबत कहेंगे उसमें चीनी सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है, और नमक का विलय उसमें नमक सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि चीनी ऑर्गेनिक सॉल्यूट है और नमक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट है। चीनी कार्बनिक अणु है और नमक अकार्बनिक अणु है। यानी विलय में 2 चीजें होती हैं, विलय और विलायक। यानी विलय अकार्बनिक अणुओं का भी बना हो सकता है और कार्बनिक अणुओं का भी बना हो सकता है। अगर ऐसी कला, ऐसी मेम्ब्रेन जिसके द्वारा विलय और विलायक दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं, ऐसी कला को परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसके द्वारा विलय के अणु भी आर पार जा सकते हैं और विलायक के अणु भी आर पार जा सकते हैं। जिसका उदाहरण मैंने दिया है सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जब तक पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है, प्राथमिक वृद्धि वह वृद्धि होती है जब पौधा अपनी लंबाई को पूरा कर लेता है। यानी पौधे की लंबाई में होने वाली वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। और प्राथमिक वृद्धि जब पूर्ण हो जाती है तो पौधे का तना
मोटाई में बढ़ने लगता है और पौधे की मोटाई में होने वाली यानी थिकनेस में होने वाली वृद्धि को पौधे की द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। जब तक पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है तब तक पौधे की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है वो परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है और उससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं। लेकिन जब पौधे में द्वितीयक वृद्धि चालू होती है यानी पौधे का तना मोटाई में बढ़ना चालू होता है तब पौधे की कोशिकाओं के ऊपर सेलुलोज के साथ में लिग्निन और पेक्टिन नामक बसीय पदार्थ, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है जबकि लिग्निन और पेक्टिन नामक पदार्थ जो है वो बसीय पदार्थ हैं। जब सेलुलोज के ऊपर लिग्निन और पेक्टिन नामक पदार्थ का जमाव शुरू हो जाता है, कब ये जमाव शुरू होता है? द्वितीयक वृद्धि के समय। तब कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहते हैं उसकी मोटाई बढ़ जाती है और वो पारगम में कोशिका भित्ति अपारगम में बन जाती है यानी इम्परमेबल हो जाती है जिसके द्वारा ना तो विलेय के अणु आर पार जा सकते हैं और ना ही विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। यानी ऐसी कला जिसके द्वारा विलेय और विलायक किसी के भी अणु आर पार नहीं जा सकते उसको इम्परमेबल मेम्ब्रेन या अपारगम्य कला कहा जाता है। और ऐसी कला जिसके द्वारा विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं ऐसी कला को परमेबल मेम्ब्रेन या पारगम्य कला कहा जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी कला जिसके द्वारा सिर्फ विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं विलेय के नहीं, ऐसी कला को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य कला कहा जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा जो कि दोनों में होती है, चाहे पादप कोशिका हो और चाहे जंतु कोशिका हो। और वैक्यूलर मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट जिसको कहते हैं, चूंकि इसकी कला को रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका जो है वो सिर्फ पादप कोशिका में ही होती है यानी वैक्यूलर मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में होती है और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। ये दोनों उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ये काम करते हैं जिसके द्वारा सिर्फ विलायक के अणु आर पाए जाते हैं विलेय के नहीं। परंतु जब कुछ विशेष परिस्थितियों में विलायक के साथ कुछ मात्रा में विलेय के अणु भी आर पाए जा सकते हैं, ऐसी अवस्था में हम इसको डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन वर्णात्मक पारगम्य कला या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य कला कहते हैं, जो कि चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे टोनोप्लास्ट हो, दोनों ही काय की बनी होती हैं, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। अब मैंने ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल जो ठीक होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा और वैक्यूलर मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट जो कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इम्परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल वॉल जो कि सेलुलोज के ऊपर लिग्निन और पेक्टिन का जमाव जब हो जाता है तो वो सेल वॉल ठीक हो जाती है, इसीलिए उसको सेकेंडरी सेल वॉल कहा जाता है। ये तीनों एग्जाम्पल
परमीबल, सेमी परमीबल, डिफरेंशियली, सेलेक्टिवली और इम्परमीबल मेम्ब्रेन्स के हैं। इसके बाद जो कि नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, परासरणीय विलयन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, इस टॉपिक को भी समझने से पहले आप विलयन को याद करिए। विलयन में दो चीजें मिली हैं, विलेय और विलायक। अगर हमें ये पता करना हो कि वो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन किस प्रकार का है, तीन प्रकार के होते हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसको अति परासरणीय विलयन कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसको अल्प परासरणीय विलयन कहते हैं, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसको कि सम परासरणीय विलयन कहते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, हाइपर मीन्स होता है मोर, मोर माने अधिक, हाइपो मीन्स होता है लेस, लेस माने कम, और आइसो मीन्स होता है सेम, सेम माने समान। फिर से सुन लीजिए, हाइपर मीन्स मोर, मोर माने अधिक, हाइपो मीन्स लेस, लेस माने कम, और आइसो मीन्स सेम, सेम माने समान। अब हमको ये पता करना है कि जो विलयन है वो हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। इसका पता लगाने के लिए ये डायग्राम आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक पादप कोशिका के छोटे से पोर्शन को दिखाया है जिसमें सबसे बाहर सेल वॉल है और उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा लेमा है। तो पादप कोशिका में चूंकि एक रिक्तिका या वैक्यूल पाई जाती है और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको वैक्यूलर मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अगर हम पादप कोशिका के बाहर की बात करें जिसको आउटर पार्ट ए से प्रदर्शित किया गया है, और पादप कोशिका के अंदर की बात करें जिसको इनर पार्ट बी से प्रदर्शित किया गया है, तो हम इन तीनों विलयनों को कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, जो रिक्तिका के अंदर सेल सैक या वैक्यूलर सैक भरा होता है जिसको कोषारस या रिक्तिका रस कहा जाता है, अगर इस रिक्तिका रस या वैक्यूलर सैक की सांद्रता अननोन है, हमको नहीं पता है, तो बाहर वाले विलयन का पता लगाया जा सकता है। अगर बाहर वाले विलयन की सांद्रता रिक्तिका रस की सांद्रता से, कंसंट्रेशन से अधिक है, तो उस बाहर वाले सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर बाहर वाले विलयन की सांद्रता रिक्तिका रस की सांद्रता से कम है, तो उस बाहरी सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। और अगर बाहर वाले विलयन की सांद्रता रिक्तिका रस की सांद्रता के समान है, तब उस विलयन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। इसका यूज किस लिए होता है? अगर हम ये देखें कि रिक्तिका के अंदर बाहर से पानी कब प्रवेश कर सकता है और रिक्तिका के अंदर से पानी कब बाहर आ सकता है, इसका पता हम लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी विलयन में पानी जो है वो विलायक का कार्य करता है। अगर अंदर और बाहर वाले विलयन की बात करें, अंदर का विलयन रिक्तिका रस और बाहर का विलयन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक। अगर केवल विलायक के अणुओं का चालन, किसी भी विलयन से विलायक के अणुओं का चालन जब एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, तब इस क्रिया को परासरण या ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब कौन से विलयन से विलायक के अणु जा सकते हैं? विलायक के अणु हमेशा अधिक सांद्रता वाले विलयंस की ओर
कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं। इसके मतलब अगर बाहर वाले विलयन की सांद्रता अधिक है और रिक्तिका रस की सांद्रता कम है तो पानी बी पार्ट से ए पार्ट में प्रवेश कर जाएगा, जिसको बहिर्परासरण या एक्स ऑस्मोसिस कहा जाएगा। अगर पानी बाहर वाले सॉल्यूशन से रिक्तिका रस में प्रवेश कर जाता है, तब उस परिस्थिति में रिक्तिका रस की सांद्रता अधिक होगी और बाहर वाले विलयन की सांद्रता कम हो जाएगी। तब बाहर वाले विलयन को हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा और उस हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन से पानी रिक्तिका रस या कोसा रस में प्रवेश कर जाएगा। इस क्रिया को अंतःपरासरण या एंड ऑस्मोसिस कहा जाता है। परंतु यदि रिक्तिका रस का विलयन और बाहर वाले विलयन की सांद्रता समान है, तब पानी ना तो बाहर वाले विलयन से कोशिका के रिक्तिका रस में और ना ही रिक्तिका रस से बाहरी विलयन में, यानी ना तो ए से बी की तरफ और ना ही बी से ए की तरफ प्रवेश कर पाएगा। तब ऐसे विलयन को आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। अर्थात ये तीनों तरीके के विलयन हमको ये निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कब कोशिका के अंदर पानी प्रवेश कर सकता है या कब कोशिका से पानी बाहर आ सकता है। अगर दोनों विलयन की सांद्रता समान है तो पानी ना तो ए से बी की तरफ जा सकता है और ना ही बी से ए की तरफ आ सकता है। अगर बाहर वाले विलयन की सांद्रता अधिक है और अंदर वाले विलयन रिक्तिका रस की सांद्रता कम है तो पानी बी से ए की तरफ आ सकता है और बाहर वाले विलयन की सांद्रता कम है और रिक्तिका रस की सांद्रता अधिक है तो पानी बाहर वाले विलयन यानी ए से बी की तरफ रिक्तिका रस या वैक्यूल साइड में जा सकता है। तो आज आपने देखा, मैंने आपको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स और ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस ये कई जगह पे डिफरेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की बात होती है और कई जगह पे ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस की बात होती है। तो आप आज के टॉपिक से आसानी से उनको पहचान सकते हैं कि कौन सी मेम्ब्रेन किस तरीके से काम करती है और कौन सा सॉल्यूशन किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे कॉलेज का चैनल जिसका कि लिंक मैं आपको दे रहा हूं, SGM/SSIC, मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करूंगा जैसा कि मैंने कल कहा था आपसे कि आप हमारे चैनल के जो कि SGM/SSIC यूट्यूब चैनल है वो ऑनलाइन स्टडी करा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फायदा मिल सके। और यदि आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमको कमेंट्स में भेजें। किसी भी टॉपिक पे आपको कोई दिक्कत या समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द उसका सलूशन प्रोवाइड कराया जाए। आज के टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।